पंचों के अंदर हम पंच इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ पंचायती तक सीमित रहे, इन्होंने समाज सुधार का कोई काम नहीं। बड़ा होके क्या बनो? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो कहाँ बनेंगे हम ऐसे हमको कहाँ बनाएंगे। हाँ बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे, और क्या करेंगे। और 2-3 को बच्चा होगा। पंच जो जी। लोग रहते हैं, क्या वो विवाह तोड़ने का अधिकार भी रखती है? उनका वो पंच लोग जो निर्णय करते हैं उनका विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं है। कहा जाता है कि समाज के पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन आपने उन परमेश्वर को कोर्ट का रास्ता दिखाया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज को जो है गुमराह किया। मतलब कि काफी लोगों ने आपके बारे में भला बुरा बोला, काफी तकलीफ हुई आपको, परिवार से भी कहीं आपको प्रेशर झेलना पड़ा होगा। क्योंकि मैं अग्रणी होकर के मैं मीटिंग बुला रहा था और मैं ये सारी हिसाब किताब मैं मांग रहा था उनसे, तो मुझे समाज से बात। क्या अंतरजातीय विवाह समाज के लिए सही है? और मैंने ये भी कहा कि मेरी बेटी की शादी भी मैं आपके सिस्टर को। घोड़े पे अगर सच बताऊं ना, मैं उस घोड़े पे अगर मैं होता ना तो शायद उस दिन कुछ और होता। उसका मुझे खूब विरोध झेलना पड़ा और लोगों ने कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। आप कैसे शादी करा सकते हो? अभी मंदिर के नाम, सांगरिया मंदिर के नाम पर जो है सालाना लाख 1.25 लाख रुपए का ये केस उठाते हैं। ऑडिट छोड़, हिसाब ही पैसे नहीं किया, ऑडिट करना दूर की बात। पंचों का गला दिवालिया हो गया है कि वहाँ हमने पंचों की आमदनी बंद। सर अभी हमारे समाज में एक मौसर करके एक इवेंट होता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। मौसर जो है नहीं होना चाहिए। सुर का रूप लेकर के फिर वो निर्णय करते हैं तो निश्चित रूप से न्याय करेंगे, लेकिन अपने समाज के अंदर ये लोग न्याय की तरह पे है नहीं, अभी दरअसल तो नहीं है। पिछले 30 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इस समाज में सुधार करने की। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक में। आज के जो हमारे मेहमान है वो एक समाज सेवक और एसबीआई के पूर्व चीफ मैनेजर। मैं अगर इनकी बात करूं, इन्होंने अपनी जिंदगी में समाज की व्यवस्था और न्याय के बीच एक अद्भुत संघर्ष को जन्म दिया है। इनका नाम है अमरचंद जी रावल। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। कैसा लगा आपको आके? नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत थैंक यू जो है सर। निश्चित रूप से समाज सुधार में काम आएगी। जी सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो आपके लिए ये है कि आप कौन से गांव से हैं, कौन से पट्टे से हैं, और आपका थोड़ा सा परिचय हम चाहेंगे। मेरा नाम अमरचंद है, गोत्र से सिरमढ़ी। जी मैं रैण का रहने वाला हूँ। मेरठ सिटी के पास में रैण गांव है। और पट्टा जो है सिस्टम बना रखा है इस रावल समाज के अंदर, तो उसमें मेरठा पट्टे से। जी, तो पट्टा व्यवस्था क्या है सर? ये मतलब जरा थोड़ा समझाएंगे आप प्लीज। ये समाज के, वैसे तो क्या है कि हर समाज में अलग अलग रूपों के अंदर ये व्यवस्था है। जी जैसे दूसरे समाज के अंदर पट्टी बोलते हैं कि ये गुजरात पट्टी है, इधर से वो आगे बोलते हैं तो सांकला पट्टी है, कोई और पट्टी, इस तरह से। इसी तरह से मेघवाल समाज में भी होता है कि ये कुछ 10-15 गाँव 20 गाँव को लेकर के ये अलग जो है मेवाड़ी पट्टी है, इधर पट्टी है। सेम उसी तरह से अपने समाज में भी जस्ट लाइक राजस्थान सरकार के जैसे अलग अलग जिले वाइज है, इसी तरह से अपने समाज में भी जी पट्टे अलग अलग बना रखे हैं। तो अपने मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर 5 पट्टे बना रखे हैं। जालौर का एक अलग पट्टा बना रखा है, उसके अंदर भी अलग अलग पट्टे हैं। उनके अंदर गोडवाड़ के अंदर अलग पट्टे बना रखे हैं, मेवाड़ के अलग बना रखे हैं। जी, कितने पट्टे हैं हमारे समाज में? कुल अपने पूरे ऑल ओवर राजस्थान को मिलाकर के अपन 9 पट्टे कहलाते हैं। कौन कौन से? जरा से हमारे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो युवा पीढ़ी है मेरे जैसी, जिनको नहीं पता है, तो उनको एक बार के लिए थोड़ा पता चल जाए। अपने मेन जो है पट्टों का जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर तो अपने मारवाड़ क्षेत्र के जो पट्टे हैं, जिसके अंदर जोधपुर पट्टा, फिर आपका उससे छोटा पट्टा थोड़ा जोधपुर से लें तो सोजत पट्टा, फिर आपका मेड़ता पट्टा, फिर आपका जेतन पट्टा और फिर मेवाड़ पट्टा। उधर जालोर साइड में जाएंगे तो उनके 4 पट्टे उनके अलग हैं जालोरियों के, जो वो पूरे जालोर जिले के आसपास के क्षेत्र के गुजरात वाला भी कुछ एरिया शामिल है उसके अंदर। गोडवाड़ में जाएंगे तो इनके भी 5 पट्टे हैं उनके, जो गोडवाड़ का पाली जिला और उसके आसपास का एरिया जो वो गोडवाड़ कहलाता है अपना, वो जिले भी है। यूँ सारा पूरे राजस्थान का राव समाज अपना जो है वो सारे मिला के एक साथ बैठते हैं। शादी संबंध भी आपस में हो जाते हैं सभी के, और आना जाना भी है, उठना बैठना भी है। जी, अभी हम समाज की बात करेंगे आज इस पॉडकास्ट में। जी जी। आपके हिसाब से समाज क्या है? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको अगर सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहना है, तो वो एक समाज नाम का जो लोग मिलकर के रहते हैं, तो वो समाज तो वही कहलाएगा, किसी न किसी समाज के साथ जुड़ा होगा।
अब अपने हिंदुस्तान के अंदर ये जाति वाइज है, फॉरेन के पाश्चात्य देशों के अंदर जाति का इतना महत्व नहीं है, लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर जाति व्यवस्था है। तो उस जाति व्यवस्था के अंदर अपने राव समाज का जैसे समाज है, तो वो राव समाज में उनके शादी संबंध संपन्न वगैरह होते हैं, उनके साथ उठना बैठना, फंक्शन है तो उन्हीं के साथ होना। जी ठीक है, एज ए फ्रेंड अपन दूसरों को भी बुला ले अपने शादी ब्याह फंक्शन, शादी जो भी दूसरे फंक्शन है, लेकिन मोस्टली जो अपने समाज के लोग हैं उन्हीं को बुलाते हैं, जो अपने अपने क्लोज रिलेटिव उन्हीं को बुलाते हैं। समाज सुधार, उसके बारे में कुछ बताइए। समाज सुधार की जहाँ तक बात है, वैसे तो चाहे किसी भी जाति का समाज हो, वहाँ के कुछ लोग जो है समाज सेवी होते हैं, अग्रणी होते हैं, उनको भले ही अपन लीडर्स का नाम दे सकते हैं कि वो समाज के लीडर्स हैं। उनका मेन उद्देश्य जो है वो समाज में सुधार करने का ही रहना चाहिए। समाज के लोगों को कितना वो मदद कर सकें, ये उनका उद्देश्य होना चाहिए, है भी। अब अपना समाज चूंकि थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज है जी और शुरू से यूं राव राजा कहलाते हैं अपने, अभी भी जो है अपने समाज के लोग अपने आप को राजा ही मानते हैं, जी तो वो सुधार शब्द जो है समाज के साथ जुड़ा नहीं। ओके इसलिए किसी ने भी, जो भी अपने अग्रणी लीडर्स जो अपन कहते हैं अग्रणी लीडर्स थे, जिनको हमारे समाज के अंदर पंच कहते हैं, उन पंचों ने कभी ये तकलीफ नहीं उठाई कि हम भी समाज के अंदर कुछ सुधार करें, समाज के अंदर क्या नई व्यवस्थाएं करें, और नई व्यवस्थाओं के साथ साथ बच्चों के विकास के लिए, स्टूडेंट विद्यार्थियों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, या विधवा हो गई तो विधवाओं के लिए क्या कर सकते हैं सुधार हम। रूढ़िवादिता है तो रूढ़िवादिता में कितना सुधार कर सकते हैं, अंधविश्वास में कितना सुधार कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में परिपाटी में चेंज करने के लिए उनका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन हमारे पंच लोग कर नहीं पाए आज तक। तो पंचों की जो भूमिका है, क्या वो समाज सेवा के लिए नहीं है? हाँ, कायदे से तो होनी चाहिए भाई। अपन अपने समाज में पंच कहते हैं, दूसरे समाजों के अंदर वो उनको अध्यक्ष बना के, अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी उनके पद देते हैं वो पद दे करके वो रखते हैं। और मैं मेरे शब्द में कहूँ तो वो समाज के अग्रणी लोग जो हैं, समाज सेवी है, वो लीडर समझ लीजिए वो होते हैं, और वो लोग तो सेवा करते हैं दूसरे समाजों के अंदर, तो और वाकई समाज में सुधार का प्रयास करते हैं, समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का वो प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी ये मेघवाल समाज को लीजिए, यहाँ जाट समाज को ले लीजिए, जगह जगह उन्होंने जो है अपने कस्बों में, शहरों में, सब जगह अपने हॉस्टल बनाए, स्कूलें बनाई, कॉलेज बनाए उन्होंने अलग से उनके लिए, क्योंकि उनके जो समाज सुधार जो अग्रणी है वो उनकी भावना समाज सुधार की, इसलिए उन लोगों ने वो काम कर पाए। और चंदा समाज देता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर चूंकि इस तरह की इन पंचों के अंदर, हम पंच इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ पंचायती तक सीमित रह गए, इन्होंने समाज सुधार का कोई काम नहीं किया। इस समाज सुधार का काम हुआ नहीं हमारे समाज में, अभी भी पिछड़े हुए लोग हमारे। तो क्या इनको चंदा या जो डोनेशन अपन बोलते हैं, या मिलता नहीं है क्या इनको? देखिए, कोई भी व्यक्ति डोनेशन देता है या चंदा देता है तो वो ये सुनिश्चित करता है कि मेरे पैसे का सदुपयोग हो, या जिस पर्पज के लिए मैं जो पैसा डोनेशन दे रहा हूं वो उस पर्पज के लिए काम आए। तो वो अगर उसका पर्पज पूरा नहीं होता है तो देन इसलिए वो डोनेशन नहीं देगा, उतना तो सुनिश्चित करेगा वो अगला। तो अभी तक हमारे समाज में ये परिपाटी बनी नहीं कि उन पैसे का सदुपयोग, और वो वापस एक पारदर्शी तरीके से जो है उस पैसे का कहाँ सदुपयोग किया वो पता है, तो वो उन्होंने कभी बताया नहीं। चलो डोनेशन तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रकाश जी कि इन लोगों ने, हमारे पंचों ने कभी समाज सुधार की सोची नहीं जी। लेकिन जो पैसा इनके पास आया, निश्चित रूप से पैसे का इनफ्लो तो इनके पास हुआ है, वो हुआ दंड की प्रक्रिया से। ये लोग जो समाज के लोगों पर दंड प्रभारित करते हैं जी। कानून, भारतीय संविधान के पैरेलल जो ये पंचायती चलाते हैं, उस पंचायती के तहत ये जो फरमान जारी करते हैं, समाज से बाहर करना, अंदर करना, सजा देना, उनको दंड जो है उनको लगाना उनको ऊपर, वो जो दंड का इनफ्लो होता है, जो दंड का पैसा इनके पास आता है, उस पैसे का इन्होंने आज तक समाज को कभी सार्वजनिक रूप से बैलेंस शीट बना करके नहीं बताया कि अब इतना पैसा हमारे पास आया था और इसको हम इस बच्चे को स्कॉलरशिप सैंक्शन कर दी, ये सामूहिक विवाह करा दिया, इस विधवा को हमने ये मदद कर दी, क्योंकि कभी काम किया ही नहीं इन्होंने। जब काम ही नहीं किया इस तरह का तो ये बताएंगे क्या? तो वो जो पैसा आता है वो तो पड़ा रहता है और उसका ब्याज मिलता है उनको? कोई ब्याज नहीं मिलता उसका, वो पैसे का, हाँ कहने को तो ब्याज मिलता है और मिलता है, लेकिन उस पैसे का चूंकि सार्वजनिक कभी नहीं किया इन्होंने समाज के सामने, मैं समाज का हिस्सा हूँ, मेरे समाज का, जब इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया तो मैं कैसे कह सकता हूँ उस पैसे का सदुपयोग हुआ है या पैसा जितना आया उसका सदुपयोग हुआ है? सही बात है। क्योंकि कभी इन्होंने बैलेंस शीट बना के पेश ही नहीं की। क्या
पंचायतें जो पंच जो जी, लोग रहते हैं, क्या जी। वो विवाह तोड़ने का अधिकार भी रखती है? नहीं, इनके पास विवाह तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता है। कैसे? पंचों के पास किसी की शादी को तोड़ना या किसी की सगाई को तोड़ना अधिकार इनके पास नहीं होता है। जी। तो कैसे तोड़ेंगे वो? तो जो ये व्यवस्था इनके अंदर होती है, जो ये विवाह जो होता है जो तोड़ने का, ये कैसे क्या ये प्रक्रिया चलती है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इनको अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, हमारा समाज दलित समाज है, जी। तो हमारे समाज में तो हमारे समाज के लिए ये कहूंगा कि बहुत ही भोला समाज है। हम्म, तो उनमें अभी इतनी जागरूकता आई नहीं। उनके दो परिवारों के बीच के अंदर चाहे शादी हो गई या संबंध हो गया, सगाई संबंध हो गया, उनके बीच के अंदर पटरी नहीं बैठ रही है किसी भी कारण से, तो वो आपस में समझौता करने के बजाय वो इन पंचों के पास पहुंच जाते हैं। और कुछ पंच लोग खुद भी मतलब उनको भ्रमित करके वो अपने पास बुला लेते हैं और फिर उनके पंचों की सेवा करना, उनको खाना पीना सब तरह से सेवा करना। फिर वो पंच लोग जो है बजाय संबंध जुड़वाने के, डायलॉग तो उनका ये होता है पंच जो है कभी संबंध तुड़वाते नहीं है और हकीकत में तुड़ाते ही हैं। तो वो लोग जो है उनको इस तरह से इतनी दूरियां बढ़ा देते हैं उनके बीच की कि वो संबंध वापस जुड़ते नहीं है, संबंध टूटते ही हैं। अब वो समाज के जो पंच हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इनके ऊपर फिर दंड करते हैं। कौन छोड़ रहा है, फला छोड़ रहा है, तो उनके ऊपर वो दंड भागते हैं, उनके ऊपर दंड लगाते हैं और संबंध छोड़ देते हैं। और वही दंड वाला जो पैसा है वो अपने पास रखते हैं। वो अपने पास रखते हैं। जैसे कि जो ये विवाह तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें चलो लड़के का तो कुछ नहीं, कहीं पे भी शादी वापस भी हो जाती है, और अगर पढ़ा लिखा है या गवर्नमेंट जॉब है तो और अच्छे तरीके से हो जाती है। लेकिन उस लड़की के साथ जो होता है वो शायद समाज नहीं सोचता होगा। तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेके? भाई ऐसा है कि अगर प्रयास किए जाए तो गलतफहमियां किसी किसी कारण से दो परिवारों के बीच में हुई है तो वो दूर भी की जा सकती है। और उसके लिए आप इसका कानूनन कोड का भी आप देख लीजिए। तो जब डिग्री की तलाक की डिग्री के लिए जो एप्लीकेशन जाती है, हिंदुस्तान की किसी भी अदालत का कोई भी जज डायरेक्ट उनकी तलाक सैंक्शन नहीं करता है। वो पहले उनको बुलाता है, वकीलों को कहता है कि आप काउंसलिंग कराओ, उनको एक रूम उपलब्ध कराता है अपने कोर्ट के अंदर। उस रूम के अंदर लड़के लड़की दोनों को जो है बिठाते हैं और उनकी आप आपस में बातचीत करो, समझौता करने की कोशिश करो। एक काउंसलिंग में अगर नहीं हुआ तो सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं। वो रेगुलर काउंसलिंग करवाता है जज, और काउंसलिंग करवा करके प्रयास करते हैं। वकीलों कहते हैं कि वो अपना ही मत देखो, तुम इनका बच्चों की जिंदगी का देखो। पेरेंट्स जो साथ जाते हैं उनको भी समझाते हैं। तो बताइए, जब भारत के संविधान का जो निर्णय करने वाला जज है वो भी इतने प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों के बीच की जिंदगी खराब नहीं हो, उनके समझौता हो जाए, लेकिन हमारे समाज के अंदर जो है ये चीजें नहीं होती। उनको समझाइश और इस तरह की काउंसलिंग नहीं होती। इनका तो लगभग बस नगण्य है। इनका तो जिनका पड़ला भारी है उनकी तरफ फैसला होता है। नहीं, ऐसा पलड़ा भारी वाली बात नहीं है। ये क्या होता है कि समझाइश जब आपस में नहीं होती है, जी। जब समझाइश नहीं होती तो दोनों फिर वो अपना एक प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं कि नहीं अब तो मुझे इनके सामने झुकना नहीं है। वो लड़की वाले हैं तो वो कहे कि नहीं हमें नहीं झुकना है, तो लड़के वाले आकर के दुआ सलाम करें, वो कहे नहीं हमारी गलती, हम ले जाएंगे, तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे। उधर वो भी अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। तो उस प्रेस्टीज पॉइंट के चक्कर के अंदर मामूली सी बात होती है, लेकिन वो संबंध फिर खराब हो जाते हैं, वो टूटने की कगार पे आ जाता है। समाज का युवा आज कहाँ है और आप उनको कहाँ देखना चाहते हो? हाँ, एक ये भी है, आपने बहुत ज्वलंत समस्या जो हमारे समाज की है युवा के साथ के अंदर, ये प्रश्न आपने पूछा है, उसका मैं ये कहूँगा, मेरे प्रयास भी रहे हैं लगातार, जो है मैंने प्रयास किए हैं शुरू से ही, जब से मेरे समझाइश हुई, जब से प्रयास किए हैं कि इनको एक दिशा दी जाए। क्योंकि आप उदाहरण ये ले सकते हैं कि कुम्हार जो होता है वो माटी के घड़े को अपना चाहे जैसा रूप वो दे देता है उसको ठोक ठोक करके, हल्की चोट होती है उसको, वही हमारे युवा जो कच्चा मन होता है उनका, अपन चाहे तो उसको एक अच्छे संस्कार जिसे कहते हैं अपने समाजों के अंदर, अच्छे संस्कार दे करके यहाँ समाज लेवल पे जब बात करें अपन, तो उनको एक उचित मार्गदर्शन दे करके सही दिशा के अंदर उनको अपन मोड़ सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास हुए नहीं। तो मेरा तो ये होता है कि अगर अपन सही प्रयास करें इन युवाओं के लिए, तो निश्चित रूप से ये जो है समाज के लिए एक अच्छे हमारे लिए युवा बन के तैयार होंगे। अभी वो उनके पंचों को देख करके, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर देखा नहीं, जो पंच जिस तरह से पंचायती करते हैं बस वहां तक सीमित है,
उसके आगे जाकर समाज सुधार की वो बात ही नहीं कर रहे हैं, या करेंगे तो सिर्फ बात करेंगे, करना कैसे समाज सुधार वो उनके बस की बात नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है सर कि जो ये समाज के जो पंचायती वगैरह जो बोलते हैं हम ये होती है ना, वहाँ पे युवाओं की थोड़ी कम आवक होती है, कम लोग आते हैं सर। भाई युवा तो इसलिए कम पहुंचते हैं कि युवाओं की सुनता तो कोई है नहीं। हम्म, वहां पे जो पंचायती करते हैं, पंचायती के अंदर वो पंच लोग भी लिमिटेड होते हैं, वो पट्टे में से 8-8 5-7 आदमी 10-10 आदमी होते हैं बस। टोटल मिला करके अपने समाज की आप बात करें, इन 5 पटों की बात करें तो मुश्किल से 25-30 आदमी हैं जो वही पंचायती करते हैं। बाकी जो समाज है हमारा वो सिर्फ मूक दर्शक, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि भोला है हमारा समाज, हाँ, उनका वो पंच लोग जो निर्णय करते हैं उनका विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं है। तो वो विरोध नहीं करते हैं तो वो चाहे भले पंच गलत निर्णय दे तो भी दे रहे हैं। जब वो लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी नहीं सुनते हैं तो फिर हमारे युवाओं को कौन सुनेगा। इसलिए युवाओं का मतलब जो है वहां पे कोई सुनता ही नहीं उनकी बात को, इसलिए लोग कम पहुंचते हैं। कहा जाता है कि समाज के पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन आपने उन परमेश्वर को कोर्ट का रास्ता दिखाया, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो देखिए ये निश्चित रूप से सही है। अपने शास्त्रों में और अपने ग्रंथों में भी यही कहा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म के ग्रंथ हो, यही कहा गया है कि जो निर्णय करता है पंच, वो ईश्वर के बाद में ईश्वर का रूप लेकर के फिर वो निर्णय करते हैं तो निश्चित रूप से न्याय करेंगे। जी। जब वो न्याय करते हैं तो निश्चित रूप से इसलिए कहा जाता है कि वो पंच परमेश्वर होते हैं, परमेश्वर बन करके वो न्याय करते हैं। लेकिन अपने समाज के अंदर ये लोग न्याय की धरा पे है नहीं, अभी धरातल पे नहीं है ये लोग। अब मेरे मुकदमे की बात कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, एक हमारे समाज का राहुल विकास संस्थान बना हुआ है, राहुल समाज विकास संस्थान जोधपुर के अंदर। उनका कर्तव्य तो इस संस्थान का ये है कि समाज में विकास के लिए ये संस्थान जो काम करेगा। लेकिन अब इस राहुल समाज विकास संस्थान में भी उन्होंने किसी भी, चाहे कोई रहा हो, वो भी पंचों के कहने से ही चलता है। तो इसलिए विकास नाम की चीज और सुधार नाम की चीज है वो उन्होंने नहीं अपनाई। सन 2018 के अंदर हमने प्रजातांत्रिक तरीके से, पहले वाले जो अध्यक्ष थे मिस्टर संपत राज जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2000 से वो ही लगातार अध्यक्ष बन रहे थे। वो कैसे करते, वो कैसे बनते, कैसे उनकी वो जाने, यहाँ चर्चा नहीं करें। लेकिन 2018 का जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उस समय 8-10 लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि राहुल साहब ये अपने को इसके चुनाव करवाना है। तो मैंने कहा भैया अगर मेरे को शामिल करते हो तो प्रजातांत्रिक तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना पड़ेगा। कैसे? एग्रीड। तो हमने 1 महीने पहले चुनाव डिक्लेयर किए, बाकायदा नोटिस बोर्ड पे लगाया, चुनाव अधिघोषणा जारी करी और हमने चुनाव कराया। अब उस चुनाव के अंदर हमारे 4 बार कलेक्टर रहे हुए, प्रॉपर कलेक्टर रहे हुए 4 बार आईएएस हमारे एसी भट्ट, उनको अध्यक्ष के लिए हमने बुलाया और अध्यक्ष का फॉर्म भरा, नॉमिनेशन फॉर्म भरा, चुनाव हुए। लेकिन उसको यही पंचों ने जो है हमें काम करने नहीं दिया। दुर्भाग्य है हमारे समाज का, यहाँ मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ कि मत दुर्भाग्य हमारे समाज का। 4 बार प्रॉपर कलेक्टर रहे हुए आईएएस, सीनियर आईएएस वो हमारे समाज की सेवा करने के लिए आए, इस दलित समाज की सेवा करना है, उनको काम नहीं करने दिया। मैं चीफ मिनिस्टर से रिटायर हूँ, मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार था। हमारी टीम जो बनी थी उस समय सब ईमानदार और काम करने वाले थे। लेकिन उन पंचों ने जो है और उनको काम नहीं करने दिया। पहले तो लड़कों को आगे करके हमें गाली गलौज करवाए, फिर हमारी मीटिंगों में नहीं आना दिया, लोगों को रोक लिया। लोगों में फिर मैं रिपीट करूंगा, मेरे को हमारा समाज वाकई बोला है। एक आईएएस मतलब हमारे अध्यक्ष बनाकर काम करने के लिए आए हैं, वो आईएएस रहे हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या काम करना है, खाली बैठना नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पूरे समाज का सर्वे करके लाओ, पूरे विद्यार्थियों को डाटा कलेक्ट करके लाओ, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं वो डाटा लेगा। उन्होंने सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी दी, सारा डाटा कलेक्ट करने उन्होंने कह दिया। जब पंचों को ये पता लगा कि यार इन्होंने पहली मीटिंग में इस तरह के निर्णय ले लिया, डाटा सारा आ गया, तो लोग बाग तो हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारी कौन मानेगा। इसलिए उन्होंने लोगों को हमारी मीटिंग में नहीं आने दिया, काम नहीं करने दिया। हम प्रयास करते रहे, उसके बावजूद भी वो दुखी होकर के फिर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैं उपाध्यक्ष था, मैंने पदभार संभाला। उसके बाद में मैं लगातार जो है काम करता रहा। मैंने अभी आपको कुछ पेपर्स दिए थे, वो मैं जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे मैंने तहसीलदारों को चिट्ठियाँ लिखी, मैं खुद गया। सांडिया की एक लड़की थी गायत्री रावल, उनको जो है नाथों लोगों ने कंप्लेंट कर दी, नाथों ने, आप तो जो राहुल है ही नहीं,
उनका मैंने जो है उनके साथ घूमा, मैं लड़ाई मुकदमा लड़ा उनका, मैंने जयपुर तो गया, तो वो केस हैंडल किया, वो सर्विस कर रही है अभी भी। फिर जो ये प्रॉब्लम आ रही जगह जगह, कई जगह जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे इसी के, तो मैं उनके साथ घूमा, मैं जयपुर गया, सारे मिनिस्टरों से मिला, संबंधित समाज विभाग से मिला, ये सारे काम मैंने किए, और ये इनको पसंद नहीं आ रहे थे पंचों को। अब वापस जब चुनाव की बात आई तो मैंने 2023 के अंदर मैंने 19 अप्रैल को चुनाव अधिघोषणा जारी की, और 20 मई को अपने समाज की बैठक होती है बिलाड़ा के अंदर, जहाँ हमारा मुख्यालय है, वहां मैंने कुछ पूरे समाज के सामने चुनाव कराएंगे इस संस्थान के। ये पंचों को नागवार गुजरा, उन्होंने कहा वहां चुनाव कराएंगे तो पता नहीं कौन सी टीम आएगी, हम लोग चाहते हैं वो टीम नहीं आएगी। तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज को जो है गुमराह किया, और 8 दिन पहले जो हमारे समाज के संविधान के अनुसार 20 मई को बैठक होनी थी वहां बिलाड़ा के अंदर, वो उन्होंने 12 मई 2023 के अंदर बैठक रख ली, 8 दिन पहले 20 को होती है वो, और यहाँ सांगरिया के अंदर बैठक रख करके इन्होंने फर्जी चुनाव कर लिए, कोई अधिघोषणा जारी नहीं, फर्जी चुनाव कर लिए। और उसके बाद में क्योंकि मैं अग्रणी होकर के मैं मीटिंग बुला रहा था और मैं ये सारे हिसाब किताब मैं मांग रहा था उनके, तो मुझे समाज से बाहर कर दिया। ओके। अब मुझे और मेरे साथ 2 गनायतों को मेरे, उनको भी समाज से बाहर कर दिया, हुक्म पानी बंद, कोई हमारे घर आएगा जाएगा नहीं, हम किसी घर नहीं जा सकते, ये इन्होंने मेरे साथ किया। अब चूंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो फिर मैंने इनके खिलाफ मुकदमा किया। पहले इनको समझाने का प्रयास किया, 2-3 महीने नहीं माने, तो फिर इनके खिलाफ मुकदमा किया मैंने, FIR लॉन्च करें इनके खिलाफ, इनको राइट ही नहीं है समाज से बाहर करने का। तो सेक्शन 384, 504 इसके अंदर जो मैंने मुकदमा किया, वो मुकदमा जो है चालान हुआ, कोर्ट में चालान हुआ, चल रहा है कोर्ट में मुकदमा। जी। अभी जो मुकदमा है जो आपने वापस ले लिया है या? अभी लिया नहीं मैंने, ओके। राजीनामे की बात चल रही है। जी, तो मतलब कि काफी लोगों ने आपके बारे में भला बुरा बोला, काफी तकलीफ हुई आपको, ठीक है, परिवार से भी कहीं आपको प्रेशर झेलना पड़ा होगा, तो वो जरा बताइए आप किस तरीके से आपने सहन की ये चीजें? हाँ, ये भाई, ये जो पंचों ने, मैं आप एक बार फिर मुझे जो है वही बात रिपीट करने के हमारा समाज बोला है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जब मेरी कोई गलती नहीं, उसके बावजूद इन्होंने पंचों ने मिलकर के समाज से बाहर कर दिया, और लोग जो बैठे थे वहां पे किसी ने विरोध नहीं किया। उनको पूछना चाहिए था कि भाई समाज से बाहर कैसे कर रहे हो, आप सामाजिक गलती तो बताओ उस व्यक्ति की, और समाज से बाहर करना, बहिष्कृत करना, मतलब ये बहुत बड़ी सजा है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जैसे कोर्ट के अंदर मृत्युदंड दिया जाता है, उस तरह की जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इतनी बड़ी सजा ये हमारे समाज में होती है, समाज से बहिष्कृत कर दिया। उसके बाद भी लोग नहीं बोले, कोई भी किसी ने विरोध नहीं किया, ऐसा क्या हुआ। अब ये लोग जो है मेरे को मुकदमा इसलिए करना पड़ा कि इन्होंने गलत फैसले लिए। अच्छा, गलत फैसले लेकर के फिर जब मैंने लोगों को समझाया, मैं कि यार इन्होंने गलत फैसले लिए, आप फिर न्याय कहाँ रहा, इनके साथ न्याय तो है नहीं, तो लोगों को समझ में आने लगी, लोग मेरे साथ खड़े होने लगे। तो मेरे साथ खड़े हुए तो उन्होंने फिर 2 धड़े कर लिए, मतलब जो पट्टा व्यवस्था वालों को उसको उन्होंने समाज के 2 धड़े कर दिया उन्होंने। हाँ, जो जो मेरे आपके साथ है वो अलग हो गए। बस जो मेरे साथ में जो आए, मेरा समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं वाकई यार अमरचंद जी साथ गलत हुआ, आपने गलत समाज से बाहर किया। वो कहे नहीं हमने तो सही किया। तो वो हमारे साथ वाला वो अलग कर दिया, वो अलग कर दिया। अब वो पूरे मेरे साथ जो भी मेरे समर्थन में आया, उनका भी आना जाना उस साइड में बंद, उस धड़े में, उनका हमारे साइड में आना जाना बंद। हालांकि हमने तो रोक नहीं लगाई, हमारे साथ में कोई आ जा सकता था, लेकिन उन्होंने रोक लगा दी कि हमारे साथ अमरचंद जी साथ जो भी खड़ा है वो हमारे साथ नहीं आएंगे जाएंगे, इस तरह की उन्होंने रोक लगा दी। बहुत बड़ा हुआ था ये तो, अब उसके बहुत हुई थी लोगों को। अब उसके बाद इन्होंने पुलिस के साथ भी इन्होंने सारे प्रेशर लगाए, जितने लोगों से कहलवाना था कहलवाया, प्रेशर डाला, जो भी समाज में चलता है, अपने पुलिस में जो डिपार्टमेंट में चलता है, तो उस तरह से उन्होंने प्रेशर डाला, वो डाल करके फिर भी उसके बावजूद भी चालान हो गया। चालान हुआ तो जाके उनकी आंखें खुली पंचों की, अरे गड़बड़ हो गया मामला। हालांकि सबको इन्होंने सबके खिलाफ तो नहीं होने दिया चालान, 3 लोगों के खिलाफ चालान हुआ, फिर भी चालान हो गया तो ये तो सिद्ध तो हो गया कि भाई समाज से बाहर तो किया है। भले 3 पंचों ने करा हो, चाहे भले जो है 17 पंचों के खिलाफ मैंने किया था, खास पंचों के खिलाफ किया था मैंने, तो 17 पंचों को 3 के खिलाफ हो गया वो। जो 17 पंच जो पीछे 14 रह गए थे, उनके खिलाफ भी मैंने जो है 190 की एप्लीकेशन लगा दी थी, प्रोटेस्ट पिटीशन, तो वो भी कटघरे में तो खड़े ही थे प्रोटेस्ट पिटीशन। तब इन्होंने जो है मेरे सब रिलेटिव पे प्रेशर डाला गया, कम्प्रोमाइज कराओ आप किसी का, तो वो कम्प्रोमाइज की राजनीति जो है जबरदस्त चल रही है, प्रेशर चल रहा है, मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहे हैं। अब मैंने जो प्रेशर, राजनीति कोई बात नहीं, हमें कोई इनको जेल भेजने में मुझे कोई इंटरेस्ट वो नहीं है। इन्होंने गलती करी, गलती मान ले अपनी कि हमने वास्तव में गलत फैसला लिया,
और हमें जो काम करना चाहिए, समाज सुधार की बात करनी चाहिए, समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की बात करें, वो तो हम करते नहीं। एक चीज अभी ये भी सुनने में आती है मुझे कि जी। कई जगहों पे मीटिंग हो रही थी समाज की चीज को सही करने के लिए, इस मैटर को सही करने के लिए, लेकिन आपको बुलाया जाता था बट आप जाते नहीं थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं, ये पहले नहीं हुआ था, पहले तो मुझे बुलाते ही नहीं थे, क्योंकि मैं समाज से बाहर था, इसलिए बुलाते नहीं थे किसी जगह को। मेरा तो जाना ही वहां पे जो है, दीवार खड़ी थी बीच के हाँ अंदर, जी नहीं जाएंगे, जी। तो जाता नहीं था। अभी अब शायद इस संदर्भ में कह रहे हैं कि रिसेंटली 3 तारीख को जो इन्होंने मीटिंग रखी, इसके पहले मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं इसको, आपने लिखा कि अपने राहुल समाज की 20 हर साल 20 मई को बिलाड़ा के अंदर बैठक होती है। वहां पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी चर्चाएं करनी है, सब बिलाड़ा के अंदर 20 मई को ही होती है। तो अब की बार भी 20 मई 2025 में भी वहां बैठक हुई थी, और 20 मई 2025 के अंदर 5 दिन तक बैठे रहते हैं, काम कुछ भी नहीं किया, जीरो काम, इन पंचों को पूछ लीजिए, जीरो काम, लेकिन 5 दिन तक बैठे रहे। वो 5 दिन तक उनका काम सिर्फ मेरे पर प्रेशर डालना, समझौता कर लो, समझौता कर लो। समझौते के लिए 5 दिन बैठे रहे। वार्ताओं का कई दौर चला, बिलाड़ा भी मैं गया था उनके साथ में, कोर्ट में भी आए उनके साथ में, वार्ताओं का कई दौर चला समझौते के लिए। समझौता फिर फाइनल भी हुआ। कुछ शर्तें उन्होंने मानी, पूरी शर्तें नहीं मानी मेरी, कुछ शर्तें मानी, उसके तहत समझौता मैंने साइन भी कर दिया समझौते पे। अब समझौते पे साइन करने के बाद में उसके अंदर एक बरोबर काफी लोगों ने मेरे पैसे दिए उस समाज के अंदर, मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसा ही है, तो काफी लोगों ने उधार मेरे से लिए, तो जो भी आया मेरे पास मैंने उधार दिए। उसके अंदर एक मुलजिम को अंदर भी 50,000 रुपये मैंने दिए हुए थे, तो मैंने कहा भाई पैसे पहले दे दे, वो देने को तैयार। मुलजिम कहा कि भाई भुमरा नाम का मुलजिम था, भाई पैसे दे दूंगा मैं, समझौता कर लो। लेकिन पंचों ने उसको भी तो फरमा दिया कि नहीं, पैसे नहीं देने देंगे। तो उधारी वसूली मेरी, मैंने मेरे खर्चे जो भी लगे हो हम मुकदमों के अंदर, हमने वो समझौते में यही था कि अपने अपने खर्चे वहन करेंगे दोनों पार्टियां, लेकिन ये तो मेरी उधारी वसूली थी। उसको लेके बैठ गए कि नहीं नहीं, ये उधार वाले पैसे भी नहीं देने देंगे। तो मैंने कहा समाज में तो और लोगों को पैसे दिए हुए, तुम ऐसे पैसे रोक दोगे जब, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, पैसे तो वसूल करूंगा मैं। तो वो लेकर के वो बात जो है 5 दिन तक बैठे रहे, फिर भी बात बनी नहीं, पैसे दिए नहीं उन्होंने, मेरी उधारी के पैसे जिसमें थे वो, तो वो पेंडिंग रह गया समझौता। अब उससे बचने के लिए इन्होंने 3 तारीख को बैठक बुलाई थी, इसी 3 अगस्त को 3 अगस्त को बैठक बुलाई, तो वहां मैंने विरोध किया। वो कहाँ बुलाई उन्होंने? या सांगरिया के अंदर, उसका मैंने विरोध किया था कि जब समाज की बैठक तो बिलाड़ा के अंदर 20 मई को होगी, जहां 5 दिन बैठे रहे, अब ये कौन सी बैठक है भाई? वो तो अगले साल होगी वापस 20 मई को, फिर 20 मई को आ जाना, वहां बैठ के बात करेंगे। यहाँ बीच के अंदर ये पंच लोग इकट्ठे हुए थे, मतलब ये 20 25 30 पंच जो भी है वो, तो मैं तो नहीं आऊंगा तो पंचों के सामने बोला, इसलिए मैं नहीं गया था। ओके, तो कानूनी तौर पे जहाँ जाना है वहां जाएंगे आप? वहां जाएंगे ना, कोर्ट में आ जाओ पेशी बाबू। ये तुम अच्छा समाज के सामने जाओ तो समाज की 20 मई को बैठक होती है, आप उसमें आओ। अभी 5 दिन बैठे ही थे, अभी 2025 के अंदर ही बैठे थे 20 मई को। लेकिन मेरा ये मानना है जो बिलाड़ा में जो मेन समाज का एक होता है 20 मई को, क्या ये अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने सुना है मारवाड़ जंक्शन में भी होता है, सांगरिया में भी होता है, नहीं, ये अलग अलग करने का क्या कारण था इनका? समाज का तो 20 मई को ही होता है, वही बिलाड़ा में ही होता है। हमारे समाज का अब 2008 में कागज लिखा हुआ है, उसके पहले भी वही होता था बिलाड़ा के अंदर ही। आप देख लीजिए, उसके अंदर 20 मई को बिलाड़ा में ही होता है। मारवाड़ जंक्शन में एक बार गए थे, उसका दूसरा कारण था। कारण यह था कि हमारे समाज में से एक बंदे ने बिलाड़ा के अंदर, हम पहुंच भी गए थे सब लोग वार्ता करने के लिए, वहां जाने के बाद में उनको धमकाया कि यहाँ पुलिस को लेकर आऊंगा मैं। एक बंदे ने इस तरह की बात कही, तो फिर डर के मारे लोग वहां से। तो सर डर किस चीज का था उनको? अगर आप समाज के हित में कुछ कर रहे हो, पंच लोग बैठे हो, तो डर किस चीज का? समाज का हित कहाँ? पंच तो यही बोलते हैं कि हम हित के लिए बैठे समाज के हित के लिए। मैं शुरू से चर्चा हुई, मैंने यही कहा ना, समाज सुधार और समाज की कुरीतियां दूर करने के लिए कोई काम किया ही नहीं, न करते हैं, तो फिर समाज के हित में कहाँ है? वो तो अपनी पंचायत ही करता है। जब उन्होंने देखा एक बंदे ने डराया पुलिस लेके आ जाऊंगा मैं, तो भागे। इसलिए वही मैं चीज समझ रहा हूँ ना, मतलब वो भागे, नहीं किया उन्होंने, समाज के हित में काम करते ही नहीं है ना, इसलिए भागे। और भागने के फिर भागते भागते उन्होंने बाहर जाकर के ये तय किया कि चलो यहाँ नहीं करने दी, मारवाड़ में आके बात कर लेते हैं, इसलिए मारवाड़ चले गए। तो अदरवाइज होता बिलाड़ा में है, अपना मुख्यालय वही है। वही चीज है ना, मुझे वही चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर आप
अच्छा काम कर रहे हो और पुलिस से आप डर भी रहे हो, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। सर, अभी हमारे समाज में एक मौसर करके एक इवेंट होता है। काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं उसको बंद क्यों किया है? उसको लेके आपका क्या विचार है? नहीं, मैं तो इस मौसर के खिलाफ हूँ जी। और मैं चाहता भी हूँ कि ये मौसर जैसी जो है इवेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। समाज वाले कुछ लोग जो इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि मौसर जब करते हैं वो तो जितने उस फैमिली में लोग होते हैं, जितने भाई होते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। अब जिनके मान लो 5, 7, 10 भाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो मौसम में फिर वो साथी जितना ही खर्चा पड़ता है। लेकिन अगर फैमिली जो है, जिनकी अगर 2 भाइयों की फैमिली है, 1 भाई की फैमिली है या 4 भाई की फैमिली है, तो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। फिर इतना खर्चा जो है हमारा समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो फैमिली फिर तकलीफ हो जाती है उस फैमिली को। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। मौसर जो है नहीं होना चाहिए और हम प्रयास भी करेंगे, अब नहीं होने देंगे मौसर, नेक्स्ट अगला मौसर नहीं होने देंगे। ओके, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो ये सोचते हैं कि हमने किया है मौसर तो हम किसी का क्यों ना होने दें, मतलब हमको भी चाहिए ना, आगे वाले का होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। हाँ है, विचारधारा यही होती है भी हमने किया तो हमने खिलाया है तो हम भी खाएंगे, हम भी इनसे खाएंगे यार। इस तरह की विचारधारा उनकी होती है। जी। लेकिन हम अब फैमिली को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने देखा है हमारे समाज में ऐसे लोगों ने इसी जिद की वजह से कुछ खुद के मतलब जो है वो, अरे दूसरों ने किए, हम पंचायती करते हैं तो हम भी करेंगे, उनके घर बिक गए। कुछ बुजुर्ग लोग जो हमारे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि मौसर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक समाज का बंधु दूसरे समाज के बंधु से मिल सकता है, जान सकता है एक दूसरे के बारे में। नहीं, ये चीज तो हम जो है एक एनुअल बैठक बुला रहे हैं, इसमें पूरा समाज इन्वाइटेड होता है। 20 मैंने अभी अपन चर्चा कर रहे थे, 20 मई को हर साल, हर वर्ष 20 मई को बिलाड़ा के अंदर जो हमारा मुख्यालय है समाज का, वहां पे पूरा समाज इन्वाइटेड होता है। तो वो मौसर में क्यों, फिर यही आ जाओ ना, हर साल आ जाओ। जी। मौसर तो वही 4 पीढ़ी के अंदर, जो हमारा जो सिस्टम है समाज का मौसर करने का, वो 4 पीढ़ी के बाद। अब एवरेज अगर 60 साल एक पीढ़ी का मान लो आप, तो 4 पीढ़ी का कितना हो गया, 6 तो 24। हाँ, 24 साल। तो हाँ, फिर मतलब ये हाँ, हो सकता है 24, 25 साल से, या हो सकता है। हाँ, 24-25 साल की 4 पीढ़ी के बाद होता है, मतलब 4 पीढ़ी तक तो वो वैलिड होता है हमारे यहाँ मौसर जो है। तो वो तो इतना देर से होता है, तो यहाँ तो हर साल ही बुला रहे हैं हम तो हर साल ही आ जाओ ना, मिलना जुलना वही हो जाएगा। हाँ, अब इतना एक जरूर है कि वहाँ पे एक जो लॉजिक वो तर्क देते हैं कि साहब वहाँ महिलाएं और बच्चे सारे आ जाते हैं तो मिलना जुलना हो जाता है, तो उसके लिए भी अब हम नया इनोवेशन अब ये करेंगे कि लड़के लड़कियों जैसे दूसरे समाज के अंदर होता है गेट टुगेदर और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, वो सिस्टम अब हमारे समाज में भी, सुधार वाली प्रकृति आप जो कहते हैं समाज में सुधार का किसका जिम्मेदारी है, किसी जिम्मेदारी, तो समाज सुधार के अंदर ये भी शामिल है। जो दूसरे समाज में होता है परिचय सम्मेलन, तो हम भी परिचय सम्मेलन करें, स्नेह मिलन जैसा। स्नेह मिलन कर लो, परिचय सम्मेलन कर दो, कुछ भी कह दो इसको। तो बिलाड़ा के अंदर एक दिन जो है, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, तो एक दिन जो है लड़के लड़कियों को बुला लें हम वहाँ पे। और ऐसा भी कर सकते हैं ना सर कि जो भी युवा जो है पूरे साल भर में जो भी अचीवमेंट किया उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे किसी की लगी हो तो उन सबको वहां लाके सम्मानित करो, उनको बोलने का मौका दो। हाँ, वो चीज भी हो, वो भी सामने आ जाए। जी। और लड़के लड़कियों का भी जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन है वो भी सामने जो है एक्सपोज करेंगे, ये हमारे पास क्वालिफिकेशन है। अब वो जो पेयर अगर सेट करना आपको भी, मुझे ये क्वालिफिकेशन की लड़की चाहिए या मुझे ये लड़का चाहिए, तो वो भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से करो तो क्यों ना, सब समाज से तो हर कोई जुड़ना चाहता हो है। सकता है। जी। भाई इस दिशा में काम करने की बात है। अब मैं यह चाहूंगा यहाँ पे समाज के कुछ समाज सेवी लोग जो है वो आगे आकर के ये जो इवेंट है स्नेह मिलन, ये परिचय सम्मेलन, और लोगों का जो है क्या क्वालिफिकेशन है, आगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी अपने सामने वहाँ पे वो एक्सपोज करें कि जब मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स की इतनी वो हिम्मत नहीं है कि मुझे पहले तो वहाँ कोचिंग कराए, मेडिकल की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे दूसरे IAS क्षेत्र की हो, तो मुझे जो है कुछ हेल्प अगर समाज के लेवल में जाए तो मैं कमाने के बाद वापस उतारूंगा मैं पैसा, ये जो मुझे अगर हेल्प मिल जाए। इस तरह की रिक्वायरमेंट भी कलेक्ट करें हम लोग, कलेक्ट करके फिर उनकी हेल्प करें। और ये सजेशन तो मैं लोग 30 साल पहले से रखता आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा आप जो है बच्चे को पहले कोचिंग के लिए आप कोटा भेजिए, जयपुर भेजिए, आप अपने समाज से जो आपको दंड का पैसा आ रहा है उसमें से उसकी सैंक्शन कीजिए। अब तो ज्यादा हो गया, उस समय तो जब मैंने ये प्रस्ताव रखना शुरू किया उस समय तो 1 आध लाख खर्च होता था, तो मैं 1 लाख आप उनको दीजिए तो वो कोचिंग करके आ जाएगा, कोटा से एडमिशन हो जाएगा उसका।
एडमिशन होने के बाद लोन मैं बैंक से सैंक्शन करूंगा, एजुकेशन लोन उनका, क्योंकि हमारे बैंकों में एजुकेशन लोन की प्रवृत्ति, तो एजुकेशन लोन मैं सैंक्शन करूंगा। नौकरी लगने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वो आपके समाज का पैसा भी जो है रीपे करेगा और हमारे बैंक की किस्त भी रीपे करेगा। लेकिन कोई सुनता नहीं, हमारी बात मानना, समाज ने कभी मानी नहीं हमारी बात, इस वजह गवर्नमेंट से। भी यही करती है। हाँ, लेकिन मानते नहीं समाज के पंच। कई ऐसे समाज थे जो हमको अपना गुरु मानते हैं, लेकिन आज वो समाज आगे बढ़ चुका है, एक बड़े लेवल पे है। आज हर जगह, हर हर जैसे हरिद्वार, रामदेवरा या पुष्कर या ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे उन समाज की धर्मशालाएं हैं, बहुत अच्छे लेवल की। लेकिन हम अभी तक वहीं सीमित हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। उसका क्या कारण है? उसके कारण सिर्फ यही है कि आप ये गुरु मानने वाली जो परंपरा थी वो बहुत पहले से थी। तो पिछले 30-40 सालों से अगर आप पूरे की हिस्से देखो, जो तो बिल्कुल ठीक था, गुरु मानते थे। और हमारे समाज के लोगों को बहुत नॉलेज था, हिस्ट्री का भी नॉलेज था और व्यवहारिक नॉलेज भी था, शास्त्रों का नॉलेज भी था उनको। तो देन वो जो है दूसरों को उपदेश देते थे, समझाते थे, तो वो गुरु मानते थे। और हमारे शिक्षाओं को ही जो है वो एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ गए इन 30-40 सालों के अंदर, और वो हमारे से बहुत आगे निकल गए। हमारे जो पंच लोग थे वो वहां तक दूसरों को उपदेश देने तक ही सीमित रहे, उन्होंने समाज सुधार का या खुद के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। आज भी वही चल रहा है हमारे पंचों का, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किए। तो समाज सुधार के वास्तविक प्रयास जब उन्होंने नहीं किए तो सुधार होगा कहाँ से समाज में, इसलिए हम पिछड़ गए। दूसरे समाज जो जिन्होंने ग्रहण किया वो आगे बढ़ गए। एक सर सवाल एक मैं पूछना चाहूँगा, हमारे समाज के कई ऐसे लोग थे जो कई बड़े बड़े पद पे थे, कोई कलेक्टर थे, कोई चीफ इंजीनियर थे, कोई बहुत अच्छी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि हमारे जोधपुर में भी एक जगह, एक लैंड होना चाहिए जिसमें कि हमारे समाज का नाम हो, हमारे जयपुर में होना चाहिए, हमारे मेड़ता में होना चाहिए या पुष्कर में होना चाहिए। क्या उनको सोचना चाहिए था? हाँ, ये बात तो थोड़ा सा जरूर चिंता वाला विषय है कि उन्होंने ये नहीं सोचा इस विषय में या प्रयास नहीं किए। पर मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि मैंने जो है प्रयास पिछले 30 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इस समाज में सुधार करने की, और सुधारवादी विचारधारा को जो है इसमें अपने इसमें लाने की। और उसके अंदर सब तरह के शामिल है, जैसे विद्यार्थियों को जो है, जो वीकर सेक्शन है उनकी फीस है, कपड़े है, या उनको कोचिंग वाला है, हमारी बच्चियों को जो है उनको शिक्षा का क्षेत्र के अंदर एक अलग से विशेष सुविधाएं देने का है, या हमारी विधवाएं हैं उनको हेल्प करने का है, उनको एक जॉब जो है कहीं लगवाने का, या खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए उनकी हेल्प करना कि अपना खुद का उद्यम स्थापित करें। छोटे छोटा उद्यम भी हो तो वो अपने आजीविका खुद अपना कमा सके या चला सके अपने जीवन को। इस तरह के प्रयास करने के मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। तो अब यहाँ में जब मेरे प्रयास किए, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो हमारे IAS रहे, IRS रहे या हमारे चीफ इंजीनियर रहे, तो उन्होंने इसीलिए किनारा कर लिया कि हमारी बात सुनते ही नहीं। अच्छा, दूसरा एक बात मैं यहाँ थोड़ा सा और कहूंगा कि भाई जब इतनी बड़ी पोस्ट पे हमारे समाज के लोग हैं, जब हम दूसरे समाज में देखते हैं तो वो जाते हैं तो समाज के लोग उनका बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। जी, राइट, ये बात सही। जब उनका वेलकम कर रहे हैं, हमारे लोग हम जाए तो हमारे तो सामने नहीं देखते हैं, वो रामा समझ नहीं करता कोई। या जब हमें चीफ मिनिस्टर से रिटायर हुआ, वो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए, चाहे बोले IAS रिटायर, तो हमारे को कोई पूछता ही नहीं वहां पे, तो फिर वो क्या करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ा पहले वाले प्रश्न के अंदर मैंने चर्चा की थी, 2018 के अंदर जब हमारा 4 बार कलेक्टर रहे IAS यहाँ आए, उनको नहीं काम करने दिया। वो तो स्वेच्छा से काम करने आए थे, अपना खुद का किराया लगा करते थे यहाँ जोधपुर मीटिंग के अंदर, नहीं करने दिया काम। तो फिर कैसे काम करेंगे भाई। वो इन पंचों की मतलब रणनीति इस तरह की होती है कि दूसरा समाज, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, हमारा समाज इतना बोला है कि वो उन पंचों का तो कहना मान रहे हैं, वो अनपढ़ है, गवार है, उनका कहना मानेंगे। वो उन्होंने कह दिया तो लो की लकीर, हम कहेंगे तो वो हमारे कहना नहीं मानेंगे। चाहे वो IAS सारवार है, भट्ट साहब कहते हैं, चाहे मैं कह दूं, चाहे हमारे चीफ इंजीनियर कहते हैं, चाहे दूसरे हमारे ऑफिसर्स और हैं सीनियर ऑफिसर्स, वो कहते हैं नहीं मानेंगे जी। अब सुधार करना कैसे रहा। तो मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगा प्रकाश जी, आप इसको बात, अगर समाज के कुछ युवा और कुछ सकारात्मक विचारधारा के लोग, अगर चाहे वो 20-25 ही आगे आए, वो अगर आगे आए और हम काम करना शुरू करें तो जाकर के जो है वो सुधार हो सकता है जी। एक सर, अभी जैसे सवाल चल ही रहा है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो एक सवाल और कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति है, उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता।
अगर कोई गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई एलडीसी भी है तो उसको बड़ा के यार तू एलडीसी बन गया, वाह क्या बात है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन एलडीसी से कई गुना ज्यादा कमा रहा हो या कई गुना लेवल पे हो, उसको नहीं माना जाता सर। ये भी एक हमारे समाज का माइनस पॉइंट है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। उसके जी। अंदर अपने समाज में ऐसी बातें नहीं है, कुछ हैं लोग जो बिजनेस कर रहे हैं जी और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जी लेकिन वो समाज वाला मानते नहीं हैं उनको। तो क्योंकि अब यहाँ भी क्या है कि अपने समाज को कुछ लोगों को अलग निकाल कर विचारधारा को इस तरह की जो सकारात्मक विचारधारा है उसको डेवलप करना पड़ेगा। अभी जो एक रूढ़िवादी विचारधारा बनी हुई है उससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक टीम जब बनेगी, वो टीम जो है इस पूरी विचारधारा को बदलेगी, तो जाकर उनको पता लगेगा वास्तव में। ये मैं आपको 2018 का उसमें मैं फिर ये रिपोर्ट करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब ने जो ये बात रखी थी, उन्होंने यही हमें जिम्मेदारी दी थी जितने भी चुन के आए थे, आप लोगों को उद्यमशीलता की ओर कन्वर्ट करो, नौकरी के पीछे मत भागो। गवर्नमेंट नौकरी मिलना आज के टाइम के अंदर कंपटीशन कितना तगड़ा हो गया है। तो इतना कंपटीशन, हमारे लोग जो है न तो कोचिंग कर पाते हैं, न इतना समय दे पाते हैं। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि यार कुछ काम कर ले, कुछ कमा के ला, तो वो कर भी नहीं पाते, समय भी नहीं पाते उतना। तो जब वो कोचिंग के लिए इतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट नौकरी में नहीं जा पाएगा, तो प्राइवेट नौकरी करे। तो प्राइवेट नौकरी में 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करने के बजाय तो उनको खुद के उद्यमशीलता की ओर उनको मोड़ो, अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। स्किल को डेवलप। जी तो ये प्रयास हमारे थे, लेकिन हम काम नहीं करने दिया, तो कर नहीं पाए। और अभी भी अब हम तो उम्मीद लगाए अभी भी बैठे हैं कि भविष्य के अंदर भी अगर ऐसा मौका मिला, जितना ईश्वर ने जो भी पीछे उम्र बची है उसके अंदर हम प्रयास करेंगे। अगर लोगों का रुझान रहा तो हम इस दिशा में काम करेंगे, लोगों को अपने खुद के उद्यम की ओर जो है मोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या अंतरजातीय विवाह समाज के लिए सही है? कोई गलत नहीं है इसके अंदर, क्या गलत है? मतलब आपका क्या राय है या क्या होना चाहिए? देखो, मैं इसमें एक वो उदाहरण दूंगा आपको। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में, या जहाँ युवा वगैरह वहां प्रोग्राम में जाते तो ये रिपीट जरूर करते थे, अंतरजातीय विवाह करो। सरकार की ओर से पहले 4 लाख था, जो बोलते थे 4 लाख रुपए मदद मिलेगी, उसके बाद में 10 लाख हो गया तो बोलते थे 10 लाख मदद मिलेगी। मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा अशोक गहलोत ये चीज क्यों बोलता था? ये वो इसलिए बोलते थे कि जितने ज्यादा मतलब अंतरजातीय विवाह होंगे, उतना लोगों के अंदर प्रेम भाव बढ़ेगा, दूसरे समाजों के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां कम होगी, वो नजदीक आएंगे। और पर्टिकुलर जो मनोवादी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो पूरे समाज में, हिंदुस्तान पे छाए हुए थे और आज भी छाए हुए हैं, इंदौर आए, वो मनोवादी प्रवृत्ति आज भी छाए हुए हैं, वो जो शोषण करते हैं दूसरे समाजों का, वो कम होगा। तो निश्चित रूप से मेरी भी विचारधारा यही है कि जितने अंतरजातीय आपके विवाह होंगे, वो उनका शोषण जो है मनोवादी प्रवृत्ति के लोगों का, वो आपका कम होगा। समाज की युवा पीढ़ी, अगर उसके लिए आपको कोई एक मैसेज देना हो, आपको एक मैसेज देना हो समाज की युवा पीढ़ी को, तो क्या देंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? हाँ, मैं आपके वीडियो के माध्यम से समाज के युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि वो पंचों के जो ये मायाजाल फैलाया हुआ है उससे थोड़ा बाहर निकलें। उस मायाजाल से बाहर निकल करके वो सकारात्मक सोच के साथ समाज में क्या सुधार कर सकते हैं उसके लिए आगे आए। और उसके अंदर हम जितने भी रिटायर्ड लोग हैं समाज के, मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं हम लोग पूरा उनका सहयोग करेंगे, तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। पर चूंकि अभी हम लोग जो है पंचों से पूरा हम लोग भी बाहर निकल नहीं पाए हैं। रिसेंटली मैंने अभी आप वैसी चर्चा हो रही थी, मैंने बताया कि अब जो 4 बार कलेक्टर हैं IAS है, उनको भी दंडित कर दिया अभी इन्होंने, गहलोत परिवार को। तो इससे बाहर निकलने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, उनका हमारा साथ देना पड़ेगा। वो साथ देंगे तो निश्चित रूप से इसको बदलाव हो जाएगा ये, और सकारात्मक सोच के साथ जब काम करेंगे तो समाज में सुधार भी होगा। और मैंने एक चीज देखी, मैंने अपना समाज दानशीलता में भी पीछे नहीं है और सुधारवादी प्रकृति के अंदर भी पीछे नहीं है, उसके अंदर भी वो तैयार रहते हैं। बस बशर्ते यही है कि वो इतने जागरूक नहीं है कि उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखेंगे। मैं एक उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पिछले टाइम के अंदर एक युवा लोग जो है, युवा इकट्ठे हुए, वो प्रस्ताव लेके आए, सबसे पहले मेरे पास आए थे, जिसमें एडवोकेट हंसराज रावल और दूसरे युवा उनके साथ में थे। वो आए मेरे पास, यार राहुल साहब ऐसा है, सामूहिक विवाह करना चाहते हैं। हमने समिति बना ली, समिति का रजिस्ट्रेशन करा लिया, सामूहिक विवाह। मैं बहुत खुश हुआ। मैं यार आप ये तो पंचों को कह के हार गए, मैं तो कभी नहीं। अब आप अगर युवा लोग आगे आते हैं तो वी आर एग्री, हम आपके साथ हैं।
और आप निश्चित रूप से ये काम कीजिए। उनका ठीक है, हम चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, हम समाज से करेंगे, सामूहिक विवाह करवाएंगे, हम आपसे 11,000 रुपये लेंगे। हम्म, मैंने मिसेज को बोला, मैं कहा 11,000 रुपये पकड़ा है, ये 11,000 पकड़ो, आप ये कार्यक्रम करो, आप आपका पूरा सहयोग करेंगे। ये आवश्यकता है हमारे समाज की। हमारे समाज के अंदर परिवार अभी भी काफी लोग परिवार जो है कमजोर है। वो करना तो चाहते हैं, दूसरों के बराबर शादी करना चाहते हैं, उतना वो भी आनंद लेना चाह रहे हैं। वो बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी यार थोड़ा सा दूसरे समाजों की तरह देखते हैं, गली में से बारात निकल रही है, नाच से कूदे जा रहा, डीजे बज रहा था, हमारा भी थोड़ा सा हो, लेकिन वो गरीबी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो सामूहिक शादी के अंदर ये जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ शादियां करेंगे। और मैंने ये भी कहा कि मेरी बेटी की शादी भी मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पर करूंगा, क्या बात आप इसको फाइनल करो। वो उन्होंने पूरे समाज में अच्छा रेस्पॉन्स मिला, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैंने सुनने में आया कि 4 लाख के करीब जो उनको कलेक्शन आया, सामूहिक शादी अरेंज कर सकते थे। लेकिन वही पंचों को जो पता लगा कि इस तरह का हो जाएगा, तो फिर तो अभी आपने जो उदाहरण दिया वही वाला है कि वोट कहाँ से मिलेगी हमको, खाने पीने का प्रबंध कहाँ से होगा। ये तो सामूहिक शादी कर देंगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये तो एमएलए को बुलाएंगे या मिनिस्टर को बुलाएंगे, हमें कौन पूछेगा। उन्होंने उसको जो है दिग्भ्रमित कर करके वो कोई सामूहिक शादियां नहीं हुई। एक फंक्शन हुआ जहाँ लंबा चौड़ा ऑर्केस्ट्रा लगा दिया, नाच गा लिए, खत्म। और उस पैसे का कहीं हिसाब किताब वापस जो है पब्लिक के सामने, समाज के सामने नहीं रखा कि हमने इतनी रसीद बुकें काटी, ये फला फला इतने पैसे दिए, ये इतना पैसा आया, इतना हमने खर्च किया, इतना हमारे पास पड़ा है। पैसा अभी भी बचा है उनके पास। खर्च वो जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करके उन्होंने प्रोग्राम किया था उसके अंदर मेरा 1-8 लाख खर्च हुआ था, बाकी पैसा पड़ा है उनके पास, लेकिन ओपन नहीं कर रहे, हिसाब किताब नहीं दे रहे। अब बताइए, हमारे समाज में दान देता, रिसेंटली अभी की बात, अभी जो चल रहा है, रोज आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में देखें तो कोई 1100 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। ये रामदेव के अंदर राम रसोड़ा के लिए जो है वो खोलना है, उसके अंदर एक वो लड़का है वो आ गया यार, यही हंसराज वकील। उस समय हंसराज वकील ही आ गया था, अभी भी हंसराज वकील ही आ गया। वो रोज समाज वाला कृपया मेरे खाते में जमा कराइए पैसा, ये राम रसोड़ा करेंगे। लोग 11,000 रुपए 2.5 एकड़ रोज जमा हो रहा है उसके अंदर। हमारा समाज देने में भी पीछे नहीं है, लेकिन कभी हिसाब किताब में उसके अंदर एक बंदे ने अभी रखा है उसके अंदर कि यार आप पैसे तो दे रहे हो, लेकिन सोच लेना भाई कोई हिसाब किताब मत पूछना। वो उसने टोंट मारी होगी। उसने बंदे ने टोंट मारी कि भाई हिसाब किताब मत पूछना भाई। वो आगे नहीं, सिर्फ एक लाइन ही बोली उसने, पर वो बोली इसीलिए थे कि कभी आज तक तो हिसाब किताब इस समाज ने दिया नहीं, अब क्यों देगा, तो इसलिए ये मत पूछना। अब उसके अंदर एक दूसरे बंदे ने वापस कहा भाई क्यों नहीं पूछेंगे, बताना चाहिए इनको। और उसने बताया साहब मेरे गांव के अंदर मैं करता हूँ, पिछले 9 साल से कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी भी साल की आप पूछ लीजिए कितने कलेक्शन आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बैलेंस बचा, आप कभी भी पूछ लीजिए, मैं 9 साल से कर रहा हूँ। तो हिसाब किताब क्यों नहीं पूछेंगे, वो अच्छा ही है। हम ये नहीं पूछेंगे भाई क्यों खर्च किया आपने, कहाँ किया, लेकिन हिसाब किताब तो बताओ। लेकिन अभी ये परिपाटी है नहीं, अभी इसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है कि आप यार बैलेंस शीट बनाकर साफ सुथरा दो ना। अभी जो मंदिर को लेकर देख लीजिए आप, कितना कलेक्शन आता है मंदिर के अंदर, लगभग 1-1.25 लाख रुपए तो समाज से ले लेते हैं। सांगरिया मंदिर का किराया चल रहा है, हॉस्टल बना जब से लगा करके लगातार किराया चल रहा है, 2-3 कमरे किराया चलते हैं, वो किराया आता है उस बंदे के पास। हमने समाज के अंदर प्रीपेड 500-500 रुपए, जिसके शादी ब्याह फंक्शन सगाई मौसम जो भी है, 500-500 रुपया उस मंदिर पे जाएगा, तो उनके नाम का डोनेशन वो 500-500 रुपया मंदिर पे जाता है। समाज में कहीं भी ये हो, वो पैसा जा रहा है उनके पास, कोई पूछने वाला नहीं। कभी हिसाब किताब उन्होंने जो है नहीं बताया, बैलेंस शीट बना के कभी पेश नहीं की। और ये देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप समाज से जुड़े आप समाज से पैसा ले रहे हो यार, आप अंदाजन देख लो 2-2.5 लाख रुपए सालाना आपके पास आमदनी आ रही है, आप कभी समाज को नहीं बता रहे पैसा गया कहाँ। और मैं हर बार मांगता हूं मैं कि पूरा हिसाब किताब दो, समाज के सामने रखो, वो बंदे नहीं बताते, तो बुरे बन जाते हो। इसीलिए मैं बुरा बन गया ना, समाज से बाहर। ये मुझे इसलिए इनाम दिया, मुझे अच्छा काम करने का, समाज के काम करने का ये इनाम दिया, समाज से बाहर। समाज के कुछ ऐसे रीति रिवाज है जो काफी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि कुछ ऐसे रीति रिवाज जो आपको लगता है कि उनको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, ऐसे रीति रिवाज तो अपने नहीं है कि जो समय के साथ जो है लागू नहीं हो रहे हो। सभी समाजों में है, मतलब जैसे मायरा है, ओडावनी पिरावनी है, ये सब समाजों में है। तो वो अपने भी ब्याह शादी फंक्शन वगैरह ये सारी चीजें तो ऐसी कोई मतलब ऐसी नहीं है कि वो लागू नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हाँ, एक कुछ समाजों ने बदलाव किया है, मतलब ये अपनी प्रश्न ठीक पूछा है, कुछ लोगों ने ये बदलाव किया है कि
कोई भी फंक्शन हो, भाई शादी ब्याह का हो, चाहे कोई दूसरा फंक्शन हो, चाहे अपने गंगा जल करते हैं उसमें हो, तो ये एक कपड़े देने का जो अपने रिवाज है, तो उस कपड़े के अंदर वो जो आगे से आगे वही कपड़ा आगे से आगे चलता रहता है, वही आगे देते रहता है। कुछ समाजों ने ये बदलाव किया कि यार वो मेरे ख्याल में वो जो बेस आप दे रहे हो गणित को या किसी और को, वो 15-20 साल से वही बेस आगे से आगे चल रहा है। साल पॉलिथीन नहीं डालते हैं, कपड़ा अंदर नाम वही चेंज करते हैं। पॉलिथीन डालते हैं, पर्ची दूसरी डालते हैं, अंदर वही कपड़ा, तो इसका क्या उपयोग है? तो उसको बंद करके यार आपको चलो परिपाटी अच्छा है, याद करने की बात है, सम्मान देने की बात है, भाई गणित है उसको ये अपने बयान को ड्रेस देना है, तो यार एक कपड़ा देने के बजाय तो आप सिर्फ 300 रुपये दे दो या 200 रुपये दो। ये आपका सम्मान के तौर पर जो है आपका ये हाँ, लिफाफे में डाल के दो। लिफाफे को ओपन देने में क्या दिक्कत है? हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लिफाफा तो अच्छा लगे हाँ, कि ये आपका मान सम्मान सब। जी। आप जब फंक्शन पूरा हो जाए रवाना हो, उस समय ये बेस की जगह ये आपका बेस साहब 200 रुपये पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये रीति रिवाज से अपने यहाँ एक अंगूठी बीटी विवाह जिसे बोलते हैं, वो मोस्टर में आ गया, उसको मोस्टर बंद है तो बीटी बंद। मतलब मैंने एक देखा था वाक्या कि पंच बैठे हैं, दूल्हा घोड़े पे है, दूल्हे को तोरण नहीं करने दे रहे हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं आधे घंटे से 1 घंटे तक डिस्कस कर रहे हैं कि ना कि जब तक बीटी वाला प्रोसेस पूरा नहीं होगा या आप प्रॉपर नहीं करोगे, आप कब करोगे मौसर, तब तक दूल्हे को तोरण नहीं करने देंगे। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बड़ा विचित्र लगा मुझे उस दिन। ये रीति रिवाज में ही आता है, ये बात सही है आपकी। हम्म। ये हमारा जो रीति रिवाज है उसमें आता है। बेटी को हम सख्त खिलाफ है और बेटी को बंद, अब जो मोसर का बंद होना था बेटी बंद होना, बेटी का ये पर सिस्टम ये था कि बेटी उसको मिलेगी, बेटी सिर्फ 4 ग्राम की 5 ग्राम की है, पर वो 5 ग्राम की बेटी लेने के लिए आपको मोसर करना पड़ेगा, जिसके मोसर किया हुआ है उसी को बेटी मिलती है वो। तो वो जो रिंग है वो 4-5 ग्राम की रिंग लॉर्ड ऑफ नहीं द है, रिंग बन गई है तो। वो आपकी 20 लाख की रिंग है वो। हाँ, आप 20 लाख खर्च करेंगे पहलेंगे तब जाके आपको 4 ग्राम की 5 ग्राम की वो बेटी रिंग मिलेगी। मिलेगी। ये बहुत ही मतलब जो है कुरीति है। मैं यहाँ तक कहूंगा मैं तो अब कि ये जो पंच सिस्टम है हमारा, ये व्यवस्था सड़ गल गई है, इसलिए अब हम पंचायती नहीं चाहिए, हमको इस तरह की पंचायती नहीं चाहिए। अब हमको सुधारवादी प्रकृति के लोग चाहिए, जिनकी विचारधारा सकारात्मक हो, जिनकी विचारधारा सुधारवादी हो, जिनकी विचारधारा प्रोग्रेसिव हो, ऐसे लोगों का जो है हम आगे लाएंगे और वही काम करें। ये पंच व्यवस्था, ये पुरानी परिपाटियाँ इस तरह की जो बिनती वाली व्यवस्था है वो कंप्लीटली हम अपोज करेंगे, बंदी कर देंगे, नहीं होने नहीं देंगे। मैं तो नहीं होने दूंगा, मान के चलो। इस समाज के अंदर 4 बेटियों की मैंने अलग अलग शादियाँ की और हर बार जो है शानदार फंक्शन करके शानदार पूरे समाज को बुलाया, जो दूसरे समाज में करते हैं वैसे ही मैंने शादियाँ की। और जब रिटायर हुए तो 0 पैसा, बोला क्योंकि शादियों में पहले ही खर्च कर दिया, तो मेरा रिटायरमेंट का तो खर्च लिए हुए थे, तो वो सारे वही चूके, मुझे कुछ नहीं मिला। अब जब ये मुझे समाज ने रिजल्ट दिया तो अब मिसेज भी कह रही है, मेरी भी आंखें खुल रही है कि लो समाज को बुला बुला के खिलाया पिलाया, आनंद लिया, अब ये आनंद कहाँ गया? समाज ने तो आपको ये इनाम दिया, हर बार अपने अलग अलग बुला बुला के सबको खिलाया पिलाया। कोर्ट के अंदर मेरे यहाँ 3 दिन तक बैठे बैठे खाया इन्होंने, 3 दिन एक भोजन होता है, वो भोजन भी वो भी चूरमा होता है इनका, देसी घी का चूरमा, लेकिन 3 दिन तक गोटा चली। बैंक वाला मिला है, सिस्टम भी तो है ना इनका, फिक्स खाना हमको यही खाना है, चूरमा होना चाहिए एक दिन, शाम को गोट होनी चाहिए बस। सर देखा जाए तो राजपूत समाज भी महफिल को लेके कर रहे हैं कि भाई महफिल्स वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए और उस पर भी रोक दाम लगा रहे हैं। तो हमारे समाज में भी ये चीज़ें चलती है, तो क्या उसको भी रोक लगानी चाहिए? देखिए, राजपूत समाज और हमारे समाज में वैसे तो मिलते जुलते, मतलब ये इस मामले में तो है, खाना पीने वाली दोनों कौमें हैं, लेकिन राजपूत समाज में जो महफिल का जो सिस्टम है, आपने अगर प्रैक्टिकली कहीं देखा हो तो वो 3-3, 4-4 लोग बैठते हैं, अलग अलग टेबलें लगती हैं उनकी, और उनको जो है परोसा जाता है उनको। वो 3-4 लोग ही बैठते हैं वहाँ पे, आपस के अंदर जो है वो बाकी लोग थोड़ा दूर दूर बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठते हैं उनके, तो एक्सेस किसी का होता नहीं है वहाँ पे। शांति से, शालीनता के साथ और बड़े अदब के साथ जो है वो लोग उस वाइन का यूज करते हैं और खाना खा करके फिर जो है, अगर एकाध कोई अगर ज़्यादा हो गया, उसका कुछ हो गया, तो वो पता ही नहीं लगने देते दूसरे पड़ोस में टेबल पे बैठे वालों को, लोगों को। उनकी जागरूक टीम रहती है जो चुपचाप उसको उठा करके ले जा करके जो है कमरे में बंद कर देगी उसको।
ये उनके महफिल का सिस्टम है। जी। हाँ, हालांकि राजपूतों में भी अब वाइन और ये मीट दोनों छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, नॉनवेज जो है, और उस पर कुछ पाबंदियां भी लग रही है अभी उनके महफिलों में, लेकिन होती है, लेकिन बहुत डिसिप्लिन होती है। अब वो राजपूतों को देख रहे हमारे समाज में भी ये महफिलें होती है, लेकिन हमारे महफिल में उसमें ये फर्क है कि सारे एक साथ बैठ जाते हैं एक जगह और एक साथ सब बोलने लगते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो आनंद जो है वो नहीं सर होता। बोलना नहीं, सर उसे चिल्लाना बोलते हैं सर। चिल्लाना का, हाँ, बिल्कुल, ये वर्ड अगर बोलना ही नहीं, चिल्लाना ही समझ, वो सब चिल्लाने लग जाता है। तो इस पे तो पाबंदी लगनी चाहिए। हमारा समाज देखा जाए तो शायद डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, क्योंकि हर निस- कोई अपने लेवल पे जा रहा है। युवा अपनी जगह पे अलग है, बुजुर्ग अपनी जगह पे अलग है, पंच अपनी जगहों पे अलग चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये पतन की तरफ जाने का है ये क्या? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। आपका आकलन जो है हमारे समाज को लेकर के, एक वक्त था जब इसके अंदर इतने गवर्नमेंट कर्मचारी थे, उन गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो उस समय जो रुझान था वो करीब करीब सारे रिटायर हो रहे हैं अभी, गिनती के लोग जो बचे हैं। उसके बाद नए आने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हो गए। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो उल्टा कम हुआ है, युवा हमारा दिग्भ्रमित है। वो नया तो बिजनेस कर पा रहा है, नया जो है वो सर्विस के लिए तैयारी कर पा रहा है। पंच लोग जो है सिर्फ वो गोटों के अंदर ही लगे हुए हैं, हमारे गोटों का प्रबंध कैसे किया जाए, गोट खाओ, दारू पियो और मौज करो। तो हमारा युवा पीढ़ी जो है निश्चित रूप से डाउनफॉल की ओर जा रही है। तो युवाओं के डाउनफॉल जाने का कारण कहीं ना कहीं ये जो नशा और ड्रिंक है, ये आप मानते हैं? हाँ, बात वही है, वो पंचों के साथ बैठ करके पंच लोग खुद नहीं नहीं इनको दो सब, इनको खिलाओ पिलाओ सब, वो जबरदस्ती उनको खिलाए, मेरे बाप है तो ही बेटे को खिलाए पिलाओ सब। लेकिन सर ये मैंने तो कई समाज में ऐसा देखा है, जैसे कहीं ऐसे जोधपुर में जैसे मैं रहता हूँ तो कई समाज ऐसे देखे हैं कि पिता अपने पुत्र को बोलता है कि ठीक है पी ले, लेकिन घर में बैठ के पी, मेरे साथ में बैठ के पी। तो वहां पे ये चीज नहीं हो रही है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि युवा गलत रास्ते पे जा रहा नहीं, दूसरे समाज की आप तुलना करें वहां पे, तो वो वहां बहुत लिमिटेशन है उनका। है। मैं भी वाकिफ हूँ, मैं भी, मेरे भी दोस्त वगैरह यहाँ दूसरे जो है जी। देखा उनके साथ, उनका बहुत ही लिमिटेशन है, वो लिमिटेड रूप में ही काम में लेते हैं। एक कौम है माथुर कौम में आप जाएंगे तो वो रेगुलर रूप से लेते हैं, जी। लेकिन वो 2 पेग से लिमिटेशन है उनकी, 1 पेग 2 पेग, उसके बाद नहीं लेंगे। तो जस्ट लाइक जो एक कहावत है अपनी कि दवा दारू, यार वो दवा दारू करो भाई, इसका बीमार हो गया तो, वो दारू भी निश्चित रूप से दवा का ही काम करती है, अगर एंटीबायोटिक रूप में काम करती है, सिर्फ अगर 1 या 2 पेग लिए जाए तो। लेकिन हमारा युवा और हमारे बुजुर्ग, हमारे पंच जो है वो उसकी अनलिमिटेड है, जब तक वो, कई बार ऐसा होता है कि वो खाना भी नहीं खा पाते, इतना ज्यादा वो हो जाता है, वो फिर डिस्ट्रॉय करेंगे खाना भी, वो उसको आधा नीचे गिराएंगे, आधा वो करेंगे। तो लिमिटेशन नहीं है हमारे समाज के अंदर, इसलिए ये कुरीति है, मैं तो ये मानता हूँ कि इस कुरीति को खत्म कर देना चाहिए। युवा हर समाज की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो क्या युवाओं को योग्य होने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? नहीं, किसके लिए, मतलब अपने आप को योग्य करने के लिए, या बेस्ट बनने के लिए, या आगे आने के लिए? युवाओं का, मैं इसके लिए पहले तो ये कहूँगा कि हमारा वातावरण क्या है घरों का, हमारे समाज के अंदर हमारे जो कल्चर है घर का, उसका क्या वातावरण है। आप ये चीज़ अगर पूछ रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कोई भी मेहमान आ गया तो ये तो एक निश्चित है कि ये दोनों चीज़ें होगी, ड्रिंक और वो। अब वो ड्रिंक होने के अंदर पहले उस छोरे को ही भगाएंगे, उस युवा को ही भगाएंगे, वो चाहे भले RS की तैयारी कर रहा हो और चाहे भले मेडिकल तैयारी कर रहा हो, इंजीनियरिंग तैयारी कर रहा हो, उसको भगाएंगे, क्या लेगा बोतल, वो लाएगा, और वो जो है करते करते फिर और फोन कर दिया, फिर यार उसको बुला लो, वो कह उसको बुला लो, उसको बुला लो। तो जो मेहमान आए 3 और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते जो 10 हो गए, फिर वो आती जाएगी बोतलें, फिर उसको भगाएंगे चलेगा, तब तक आपका 8 PM हो गया, बंद हो गया, तो पता कर प्राइवेट कहाँ से मिलेगी। वो फिर भाग रहा है बेचारा, इतने में कैसा गया, वो पापड़ सेक कर रहा है, फिर नमकीन लेकर नमकीन कम पड़ गई। अब वो युवा जो है बेचारा पढ़ाई करने की जगह सिर्फ इन प्रक्रिया के अंदर, और हमारे जो पंच है, जो भी मेहमान आते हैं, वो सिवाय जो है वो हवाई तलवारें चलाने के अलावा कुछ नहीं करते। वहाँ हमने ये कर दिया, वहाँ हमने ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया। तो हमारे युवा के भविष्य का कौन सोचता है? वो बाप ही नहीं सोचता, फैमिली नहीं सोचती उसकी कि बच्चे को पढ़ने दें। सर एक चीज मैं जैसे मेरा काम आपको पता है फोटोग्राफी का है, तो मैं कई वेडिंग्स करता हूँ, कई समाज में जाता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि सर कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ क्या काफ़ी समाज ऐसे हैं जहाँ पे जब वो युवा या बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने एरिया की राजनीतिक बातें करते हैं
अपने बच्चों को किस तरीके से राजनीति में डालना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना, वो बातें करते हैं। बट हमारे समाज में जब भी 20 लोग इकट्ठा होंगे तो सिर्फ और सिर्फ पंचायती से रिलेटेड बातें करेंगे और किस तरीके से पिछली बार क्या हुआ था, उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, ये कपड़े सही नहीं है, वो कपड़े सही नहीं है, सिर्फ इन बातों को लेके ज़्यादा चर्चा करते हैं। नहीं, ये सही कहना आपका। हमारे लोगों का चाहे वो कितनी बारी मिल लो, कितनी बारी जो है मिले हों, हर बार जो है वो रिपीटेशन उसी बात का करते रहेंगे कि उस जगह ये पंचायती, उस जगह हमने इस तरह से उसको रोक दिया, वहाँ हमने अमरचंद जी को ऐसे डाउन कर दिया, वहाँ अमरचंद जी को हम इस तरह से न्यात पार कर दिया, हमने इस तरह से डाउन कर दिया, हमने वो कर दिया। वही रिपीटेशन बार बार हर बार वो ये करते रहेंगे। और डेवलपमेंट की बात, यहाँ कोई विकास की बात तो पर्सन ही नहीं है, इनका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है इनका, वही पुरानी बातें करते रहेंगे। जब इनका विकासवादी और सुधारवादी प्रवृत्ति है ही नहीं तो फिर वो राजनीति बहुत दूर की बात है, वहां कहाँ जाएंगे ये। राजनीति चलो हमारे समाज के बस की बात नहीं राजनीति, पर कम से कम विकासवादी सुधारवादी प्रवृत्ति अपना करके बिजनेस की ओर तो मोड़ सकते हैं हमारे युवाओं को। अब स्टार्टिंग में छोटा जॉब भी शुरू करते हैं। आज आपको पूरा समाज सुन रहा है, जो हमारा वीडियो है वो नो डाउट समाज के हर एक बच्चे, उम्रदराज, बुजुर्ग तक जाएगा। जी हाँ। एक ऐसा मैसेज आप पूरे समाज को जो देना चाहते हो, क्योंकि आप ने जो केस किया था समाज के पंचों के ऊपर, उसको लेके आपकी काफ़ी छवि खराब हुई है और काफ़ी सारे लोगों को मैं सच बताऊं तो पता भी नहीं है कि एक्चुअली ये प्रकरण क्या है, क्योंकि जो जिससे सुनता है वैसा ही मान लेता है कि ठीक है ये गलत है, वो गलत है, वैसा किसी को पता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है उसके अंदर समाज के लोगों को इन पंचों ने अपने स्वार्थ के लिए, खुद के उनके अपने स्वार्थ के लिए, कि उनकी जो है राजनीति चलती रहे, गंदी राजनीति कहूँगा मैं तो, वो उनकी चलती रहे। अच्छा, लंबा चौड़ा भी स्वार्थ उनका नहीं, सिर्फ खाने पीने का स्वार्थ और एक अहंकार उनका कि हमने जो कह दिया वो फाइनल रहना चाहिए। उसके अंदर IAS या चीफ मैनेजर या चीफ इंजीनियर ये कौन होते कहने वाले हैं, हमने कह दिया वो फाइनल रहना चाहिए, हमारे ऑर्डर चलने चाहिए। तो ये जो प्रवृत्ति है उनकी, इस प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने समाज को गुमराह करा, समाज भी इनके बहकाव में आ रहा है। मेरा मुकदमा करने की बात जहाँ तक आती है, मैं आपको भविष्य के लिए बता रहा हूँ, अभी आप भली छवि खराब हो गई हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि समाज में इन लोगों ने जो समाज के सामने पेश किया कि समाज के ऊपर मुकदमा कर दिया इन्होंने, जबकि मैंने समाज के ऊपर मुकदमा नहीं किया। मैंने तो जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया, मेरा अपमान किया, समाज से बहिष्कृत करने का मेरे साथ अपमान किया, मैंने उन लोगों के साथ जो है उनके ऊपर मुकदमा किया। मैंने समाज में कहाँ मुकदमा किया। तो ये उन लोगों का मतलब इस तरह से गलत बात लोगों के सामने पेश करना, और लोग उसी को मान रहे हैं। जिस आधार पे इन्होंने मुझे न्यात पार किया वो मैंने नोटिस दिया, वो नोटिस मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ अभी। 3 लोगों को मैंने नोटिस दिया और उसमें मैंने यही कहा कि ये संस्था अलग है, समाज अलग है, संस्था के चुनाव कराना है, आप डॉक्यूमेंट क्यों लेंगे, आप वो डॉक्यूमेंट वापस लाइए, समाज के चुनाव कराएंगे। तो मैंने उन 3 जो अपना आप सेक्रेटरी बन गए, अध्यक्ष बन गए थे अपना आप, बिना चुनाव अधिघोषणा के, तो मैंने उनको नोटिस दिया 3 आदमी को, और इन्होंने वो समाज के सामने पेश कर दिया कि अमरचंद जी ने समाज के ऊपर मुकदमा कर दिया। तो ये हकीकत धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, और उसका अब समझ में कैसा आई, अब आप इसको ले सके। इन समाज के एक मुख्य पंच मिस्टर पुखराज शिरमाली जानुदा, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि 3 अगस्त को सबको जो है सांगरिया मंदिर पे आना है, आपातकालीन बैठक। आपने पता किया कितने लोग आए वहां पे? मैं तो गए नहीं, मैं तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी मीटिंग में, तुम होते कौन है बुलाने वाले। समाज की मीटिंग बिलड़ा होती है 20 मई को, वहां जाऊंगा 20 मई को, मैं यहाँ नहीं आता, मैं नहीं गया। पर कितने लोग आए वहां पे नहीं पता, तो मैं बता दूं आपको, वहां पे 40 लोग से ज्यादा नहीं थे वहां पे, 40-45 लोग वहां पे आए थे। अब बताइए, पूरे समाज में से 40-45 लोग, सिर्फ वो पंच और उनके खास संबंधी वही आए, उसके अलावा कोई नहीं आया। तो अभी लोगों में जागरूकता आई कि नहीं आई? पता तो लगा लोगों को कि अमरचंद जी गलत नहीं है, ये पंच लोग जो है उनको गलत सजा दी है, और धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है। अब कुछ लोग जो है उनके निकट संबंधी है, इसलिए वो उनको पकड़ के बैठे हैं। वो मुझे कहते हैं यार अमरचंद जी आप हो तो सही यार, लेकिन अब क्या करें यार, मेरे तो ये ससुर जी है, ये पंच मेरे ससुर जी है, वो ये पंच मेरे काका जी है, वो मेरे बाबा जी है, इनको कैसे छोड़े यार, वो जहाँ कहे मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ वहाँ कह जगह, तो इसलिए मेरा कोर्ट का सारा है, कोर्ट से अंदर मैं इनको सरेंडर कर दूंगा, आना पड़ेगा उनको कोर्ट के अंदर। तो
क्योंकि तुम नहीं जा सकते, पता है कि तुम्हारे संबंधी है, इसलिए तुम इनके सामना नहीं कर सकते। संबंधी तो मेरे भी है इनमें से, लेकिन मैं इनको सीधे रास्ते पर लाना चाह रहा हूँ। और मैसेज देने की बात कही तो मैं समाज से और इन पंचों से भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कृपया बहुत हो गई आपकी ये गंदी राजनीति, अब आप विश्राम ले लें, युवाओं को आगे आने दें, उनको जो है अपना अपने हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसा समाज बनाने दें, विकासवादी सुधारवादी समाज बनाने दें युवाओं को। आप विश्राम कर लें, आप रिटायरमेंट ले लें, रिटायर करते हैं, या तो आप ही रिटायर हो जाइए, घर बैठिए अपना आराम से, करने दीजिए युवाओं को काम। सामाजिक तौर पर हमको क्या बदलाव करने की जरूरत है? सामाजिक तौर पे ज्यादा बदलाव करने की कुछ भी नहीं है। अभी पहले आपने चर्चाएं करी ली, जैसे एक तो बिंटी और मौसर कुरीति है, ये बंद होनी चाहिए, दो चीजें बंद हो जाए। और दूसरा एक चीज जो है, कितना ही समझाइश कर लें, काउंसलिंग कर लें, उसके बाद में भी अगर कोई परिवार नहीं मानते हैं, दो बच्चे नहीं मानते हैं, वो संबंध टूट जाता है उनका, तो टूट जाने के बाद में अपने समाज में ये है लागू है। अब तो सब समाजों में लागू हो गया, पहले कुछ समाजों में लागू नहीं था, नाता प्रथा जो थी वो, तो ये नाता प्रथा अपने समाज में हर कई समाजों में है लागू है। तो इसको मैंने ही इसमें शुरुआत की थी, आपको याद हो तो सबसे पहला जो है मैंने विवाह कराया था यहाँ पे तालनपुर के अपने मंगनी नाम जी के लड़के की शादी करवाई थी। बारात लेके गए, बाकायदा बस लेके गए, और राजाडंड के अंदर माठ साहब सूरजमल जी के बच्ची की शादी हमने, वो दोनों के छुटे हुए संबंध थे, वहां हमने शादी करी बाका। उसका मुझे खूब विरोध झेलना पड़ा, और लोगों ने कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आप कैसे शादी करा सकते हो, नाता ही होगा। मैं हम नहीं करेंगे नाता। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। कारण ये कि खर्चा लगा रहा है बेटी का बाप और बेटे का बाप, वो पुनः शादी करके खर्चा लगा रहा है, आपको जिमा रहा है, आप आइए जिम यार, भोजन करिए आप आराम से, आपको पूरे मिष्ठान खिला रहा है। अब उसके पीछे लॉजिक ये है हमारा, ये माँ बाप को हमने ये समझाया तो उनके समझ में आई बात है, यार अब आप नाता करके भेजेंगे तो थोड़ी सी बात कोई ऊपर नीचे हो गई तो वो पास पड़ोसी रिश्तेदार गांव में मोहल्ले में सब उसको अरे चुप रहे, नाते तो आईडी यार यहाँ पे बोलती तुम, उनका मनोबल डाउन हो जाएगा हमारी बच्ची का। लड़के को भी वैसे सुनाएंगे, रहना यार बिजली तेरे को मिली नहीं इसलिए तो नाते लेके आया तुम, उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। तो फिर वो न तो जीवन में प्रोग्रेस कर पाएगा, न धंधे में पूरा मन लगा पाएगा। इस मनोबल को जो है बनाए रखने के लिए हमने इस सिस्टम चलाया, उनका पुनर्विवाह, और भी पुनर्विवाह का समर्थक हूँ। पंचों ने जब ये नहीं माने ये पुनर्विवाह, हमने शुरू कर दी परिपाटी, उन्होंने दंड लगाना शुरू कर दिया, 25,000 दंड। लड़के से भी 25,000 दंड लेंगे, लड़की वालों से 25,000 दंड लेंगे। पुनर्विवाह का? हाँ, पुनर्विवाह का दंड ले रहे हैं, लेकिन अब नहीं देने दूंगा मैं दंड। अब जो मैंने ही परिपाटी शुरू कर दी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, शायद आपके इस रिकॉर्डिंग में नहीं आया, वो 8 जो अभी संबंध जो छूटे हैं वो हमने पंचों को नहीं पूछा, हमने दंड दिया। हमने तो कोर्ट में गए, दोनों की रजामंदी से जब 500 स्टाम्प पे डिक्री वाला नामा लिखाया, और दोनों फ्री, अब तो मर जाए शादी करो, दहेज वगैरह जो भी था वापस लुटा दिया, उनका मंगवा लिया, फ्री, कोई दंड नहीं देना पंचों को। और यही वजह है कि एक वकील साहब ने, आपने बताया ग्रुप के अंदर डाला ये है कि हमारा समाज तो दिवालिया हो गया। वो शब्द कहाँ काम में लिया दिवालिया, कि ये वो ठीक से लिख नहीं पाए, समाज दिवालिया नहीं हुआ, पंचों का गला दिवालिया हो गया, कि वहां हमने पंचों की आमदनी बंद कर दी। 8 संबंध हमने अभी जो है, ये करीब 8-9 संबंध जहाँ ये दंड लेते थे, 1.5 लाख का 2-2 लाख का दंड जो भी लेते थे, वो बंद कर दिया, इनका समझौता करा दिया उनके पीछे। एक सांगरिया का भी हुआ था, मनोहर जी के लड़के का, लड़की का। समाज का जो फंड है, एक ही तरीके से आता है मेनली दंड विद्या से, कि भाई वहां से पेमेंट आ रहा है, जो वो आ रहा है। क्या आपको लगता है कि समाज के फंड को बढ़ाने के लिए कोई सालाना एक कुछ चालू करना चाहिए समाज के लोगों को? मैं ये बात तो सालाना चालू करने की जहां बात कह रहे हैं, मैं पुनः यहाँ रिपीट करूंगा, अपना समाज दान देने के अंदर भी पीछे नहीं है, चाहे जितनी भी उनकी आमदनी है, जितना भी उनका जरिया है, वो अग्रणी रहते हैं इस मामले के अंदर। और उसका उदाहरण मैंने आपको बताया कि पहले जब सामूहिक विवाह के लिए इन्होंने कलेक्शन किया तो करीब 4 लाख कलेक्शन हुआ था, और अगर सामूहिक विवाह हो जाता तो मैं कह रहा हूँ और पैसा आता, मतलब लोग वो दंड देते हैं। अच्छा, हमारे जितने रिटायर्ड पर्सन है वो भी सहयोग करने को तैयार है, लेकिन सहयोग करेगा जब आपकी जो है इच्छा शक्ति बिल्कुल निरपेक्ष है और आपकी ईमानदारी की है, कि आप जो पैसा है आपका बैलेंस शीट बना के, एक एक वाउचर बना के सामने रख दें, जैसा ये तो वाउचर है, इस जगह खर्चा हुआ था, ये आमदनी है, रसीद बुक है, और ये बैलेंस शीट है,
आप सही चेक बात कर है। लीजिए। तो दान देने के अंदर कहीं हर्ज नहीं है, अपना समाज दान देगा पक्का, रुकेगा नहीं। अभी रिसेंटली मैंने अभी जो चल रहा है, अभी मैंने बताया कि ये विचार आया ये नसराज वकील साहब का कि ये राम रसोड़ा बनाया जाए, खाना बनाया जाए वहाँ पे। आप लिस्ट उठा के देखिए, लगातार पैसे आ रहे हैं उनके पास, 1100 रुपये आ रहा है उनका कलेक्शन। तो हमारा समाज कहाँ पीछे है? सही बात है। पर बात वही है कि वो हिसाब किताब नहीं पेश करते। जो हिसाब किताब नहीं पेश करते तो फिर लोगों को होता है कि मेरा पैसे का दुरुपयोग होगा, ये दे नहीं रहा। फिर अगली बार नहीं देते। फिर अभी मंदिर के नाम, सांगरिया मंदिर के नाम पर जो है सालाना लाख सवा लाख रुपए का ये केस उठाते हैं। बिल किराया आ रहा है इनका उस हॉस्टल का, हॉस्टल एक बार लागू किया नहीं। और फिर आपका जो 500-500 रुपये जो एक वो जाता है हर ब्याह शादी फंक्शन में, शादी हो बारात हो, ये आपका हर सबसे 500 से लेकर के मंदिर पे जाता है। कोई हिसाब किताब नहीं, कभी बैलेंस शीट पेश नहीं की मांग करे। तो अब समाज क्या करे बताओ? समाज के लोग क्या करें? जब जो अग्रणी बने बैठे हैं वही मतलब बख्शक बन के बैठे हैं, वो हिसाब ही नहीं देते। आप ईमानदारी से हिसाब दो तो समाज दान देने पीछे नहीं रहेगा अपना, तो पक्का हर बात। डिपार्टमेंट में या हर कॉलेज में या हर जगह पे, हर संस्थान में ऐसा एक ऑडिट करके एक होता है। अब आप तो बैंक से हैं तो आपको मैं ऑडिट तो बड़ा आज तक ऑडिट नहीं कराई इन्होंने, ऑडिट easily- छोड़ो, हिसाब ही पेश नहीं किया। ऑडिट करना दूर की बात है। वो इसीलिए होती है ताकि सब चीजें हिसाब से रहे और रिस्पेक्ट अच्छे से रहे, प्रॉपर। लेकिन अब ऑडिट कराना दूर की बात है, हिसाब ही पेश नहीं करते तो ऑडिट कहाँ से? सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और समाज के बारे में जो चीज़ें हमने जानी, मैं आशा करता हूँ कि जो ये वीडियो देखेगा वो और अच्छे से इसको जान पाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और समाज से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है या कुछ करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत बहुत समय धन्यवाद। दिया आपने। क्योंकि मैं चाहता था कि जो आपका जो ये हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने भी कई लोगों से सुनी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये आपके थ्रू जानूं कि ये इसके पीछे क्या चीज़ें थी। और समाज सुधार तो हर कोई चाहता है, हाँ, चाहते तो सब हैं हर ये इंसान निश्चित। चाहता है। और अपने समाज से जुड़ने के लिए भले युवा आज हमारे समाज में नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आने का कारण यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको लगती है कि जाने से क्या मतलब, हाँ, इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट नहीं निकलेगा। हम वो चाहते हैं कि समाज ऐसे बदलाव करे जिससे कि युवा और जुड़े, युवाओं की इच्छा बने समाज के फंक्शंस में आने की। बाकी सर धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।